कल हमने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम बताया था और सिर्फ 4 नियम हमने आपको बताए थे, उससे ज्यादा नियम नहीं, है ना। पहला नियम क्या बताया गया था कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। दूसरा नियम चार्ट वाला बताया गया था कि अगर डू डज डिड मिलता है तो सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर वाज वेयर आपको प्रयोग करना है। यदि डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में नहीं मिलता तब आपको मुख्य क्रिया के रूप को देखना है और चार्ट में जो दिया है उसके नीचे आपको नोट कर लेना है या उसी को सहायक क्रिया के रूप में नोट कर लेना है। यदि प्लस वाली चीजें आपको मिलती हैं तो प्लस आपको इस बात की जानकारी देता है कि जो सहायक क्रिया प्रयोग की गई है उसी सहायक क्रिया के समूहों को यूज करना है और साथ ही साथ जैसे बी है या बीइंग है या बीन है इसको ठीक मुख्य क्रिया के पहले जोड़ देना है। तीसरा नियम बताया गया था कि मुख्य क्रिया हमेशा चाहे जिस प्रकार का पैसिव वॉइस हो थर्ड फॉर्म में होता है। और नंबर 4 पर नियम था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले प्रायः बाय का प्रयोग करते हैं। और हमने ये भी कहा था कि मात्र इतने नियम से आप 90 नहीं 99% जो एक्टिव या पैसिव वाले वाक्य होते हैं उनको आप बदल सकते हैं। सिर्फ हमारे रूल को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाता है तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से वह मेरी नकल किया होगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई, अब तक हमने बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन अभी तक कोई इस तरीके से बताने वाला मिला नहीं और न मिलेगा। अगर आज के बाद कोई बताता है तो निश्चित रूप से वह मेरे नियम को फॉलो करके बताएगा और निश्चित रूप से वह मेरे यूट्यूब चैनल के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करेगा। ठीक है, तो कोई भी नकल करके अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरीके से चढ़ावे न। आइए देखते हैं उससे रिलेटेड उदाहरण। ठीक है, आइए जैसे हमने पहले लिख के रखा है ताकि जो है कि बात नहीं करेंगे, पहले से लिख के रखा है ताकि आपको न टाइम ज्यादा लगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको मिल सके। हमने कई टेंसों को ध्यान में रख करके यहाँ पर एक्सरसाइज लिखी हुई है, आप क्रम से आपको हल करते हुए चलते हैं, अपने नियम के अनुसार बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, नंबर 8 देखिए, ही फ्लाइज ए काइट, बात नहीं करेंगे, ही फ्लाइज ए काइट। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी वाक्य में अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें ये 3 चीजों को ढूंढ लेना है। सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है, सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है, वर्ब को ढूंढ लेना है, ठीक है, और किसको ढूंढ लेना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है ए काइट और ही क्या है, सब्जेक्ट, और फ्लाइज क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहला नियम क्या था, ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए काइट। अब दूसरा नियम गए चार्ट में, चार्ट वाले नियम पर गए तो डू या डज या डिड यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में मौजूद नहीं है। तब आपको क्या देखना है, मुख्य क्रिया को देखना है। मुख्य क्रिया में क्या जुड़ा हुआ है, यस या यस जुड़ा हुआ है, फ्लाइज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, इज एम आर। तो इसका मतलब आपको सहायक क्रिया के रूप में पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है, इज एम आर। और काइट एक बचन है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तीसरा नियम क्या होता है, मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। फ्लाई का फ्लाइड हो जाएगा, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लोन हो जाएगा। और चौथा नियम क्या होता है, सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले क्या लगा देते हैं, बाय। ई का क्या हो जाएगा, बाय। कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने कहा ना, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, सभी प्रकार के वाक्यों को आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण में लिखा है, जो अलग होते हैं अगले वीडियो में उसको सिखाएंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, शी डज नॉट राइट लेटर्स। ये वाक्य क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, टेंस से मतलब नहीं है आपको, हमने कहा टेंस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जैसे हम बताते जा रहे हैं 4 रूल को आप अप्लाई करते जाओ। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो लेटर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा नियम, डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में मौजूद है या नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर डज नॉट लगा हुआ, यानी डज सहायक क्रिया के रूप में मौजूद है, डज सहायक क्रिया के रूप में मौजूद है। तो डज का मतलब सीधा सीधा बताया गया कि आपको क्या यूज करना है, इज एम आर। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लेटर, इसलिए क्या लगाना होगा, आर। फिर आगे बढ़े तो क्या था, नॉट। फिर तीसरा नियम, मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में, राइट, रोट, रिटेन, रिटेन। और लास्ट नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले क्या लगा देते हैं, बाय। तो इस तरीके से देखा आपने, नेगेटिव भी बना लिए,
अब आगे देखो क्या है, इंट्रोगेटिव वाक्य, बात नहीं करोगे ना, तो डरने वाली बात नहीं है, चाहे जैसा लिखा हो, बस 4 रूल आप जैसे है वैसे आप यूज करते जाओ, ठीक है। अब डू यू रीड द न्यूज़पेपर, यू क्या है, सब्जेक्ट है, रीड मेन वर्ब है, और द न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, कहां लिखोगे, यू के पास, द न्यूज़पेपर, एक रूल हो गया आपका। अब दूसरा रूल, डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में देखोगे है कि नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं डू सहायक क्रिया के रूप में मौजूद है, इसका मतलब क्या यूज करना है, इज एंड आर। न्यूज़पेपर क्या है, एक वचन है, क्या प्रयोग होगा तब, डज प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, डज। न्यूज़पेपर के पहले प्रयोग होगा, न्यूज़पेपर के पहले प्रयोग होगा कि न्यूज़पेपर के बाद, न्यूज़पेपर के पहले प्रयोग होगा, क्योंकि डू कहाँ लगा हुआ है, सब्जेक्ट के पहले, तो आप भी डज लगाओगे कहाँ, सब्जेक्ट के पहले, यानी द न्यूज़पेपर से पहले क्या लगा दो, क्या लगाओगे, डू डज लगाएंगे, डू डज को किसमें बदलना है, इज एंड आर, तो द न्यूज़पेपर के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है, मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में, रीड का रीड, पढ़ते रेड है, और चौथा नियम, सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, बाय यू, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी आपने इस तरीके से बना लिया है ना। अब देखो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, रूल वही आपको फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, क्या है, योर सर्वेंट, सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दीजिए योर सर्वेंट, एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या है, डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में ढूंढिए, तो डू यहाँ सहायक क्रिया के रूप में है, इसका मतलब इज एंड आर। योर सर्वेंट क्या है, एक वचन है, इसका मतलब क्या लगाना होगा, इज लगाना होगा। डू कहाँ लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, तो आपको भी इज पहले लिखना होगा, तो योर सर्वेंट से पहले क्या लिख देंगे, इज। वाई लगा हुआ है, आप भी उसी तरीके से वाई को लगा दीजिए, हो जाएगा। फिर तीसरा रूल क्या है, मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में, बीट का क्या हो जाएगा, बीटेन, और लास्ट रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय यू। देख रहे हैं इस तरीके से सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी आप पैसिव वॉइस बना पा रहे हैं, है ना। अब आगे देखो, ये अलग टेंस है, ही हेल्प्ड मी। अब ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट आई हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेल्प्ड लिखा हुआ है, हेल्प्ड कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के नीचे चार्ट में क्या है, वाज या वर। सेकेंड फॉर्म के नीचे चार्ट में क्या है, वाज या वर। तो अब मालूम हो गया कि हमें क्या यूज करना है, वाज या वर यूज करना है। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आई है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, वाज। तीसरा रूल, मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, और चौथा रूल, सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट बाय हिम। कोई प्रॉब्लम समझने में, आपको देखो टेंस बदलता जा रहा है। आगे देखो, डिड यू स्वीप द फ्लोर, ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सब्जेक्ट बनाइए, वाक्य प्रश्नवाचक है, यू के स्थान पर लिख दीजिए क्या, द फ्लोर। अब डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में मौजूद है या नहीं है, है कि नहीं, डिड मौजूद है, तो डिड का मतलब आपको क्या यूज करना है, वाज या वर। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, द फ्लोर है, द फ्लोर एक वचन, इसलिए किसका प्रयोग होगा, वाज का। कहाँ लगाएंगे, पहले, क्योंकि डिड कहाँ लगा हुआ है, पहले। मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, स्वीप का क्या हो जाएगा, स्वेप्ट, और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट बाय यू। कहीं कोई परेशानी अभी तक हुई, एक बार भी आपको परेशानी महसूस नहीं होगी, गारंटी हमारी, वारंटी नहीं, ठीक है। मैं जैसे इसीलिए मैंने कई सारे उदाहरण दिए, एक दो उदाहरण नहीं, ताकि आपको भ्रम न हो कि अगर ये टेंस आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो क्या कैसे करेंगे। लगभग सभी प्रकार के वाक्यों को हम कोशिश करके आपको दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, फ्यूचर टेंस का है, वी शैल लर्न द पोएम, तो ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सब्जेक्ट बना दीजिए, क्या हो जाएगा, द पोएम। अब डू डज डिड खोजिए, डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में मौजूद है, नहीं मौजूद है, तब फिर क्या करना है, मुख्य क्रिया को देखना है। मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, लर्न, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के नीचे क्या लिखा हुआ है चार्ट में, इज, एम, आर या प्लस बी। तो दिए हुए वाक्य में आप इज, एम, आर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में क्या मौजूद है, शैल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस बी यूज करना है, प्लस से जानकारी हो गई ना कि आपको जो सहायक क्रिया लगी हुई है उसी के समूह को प्रयोग करना है, और बी मुख्य क्रिया के पहले बढ़ाना है, यानी शैल दिया है तो यानी विल या शैल में से यूज करना है, और बी को मुख्य क्रिया से पहले लिखना है।
पोएम क्या होता है? पोएम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? विल। क्या लिखा जाएगा? विल। अब हम मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमको क्या लिखना है? बी, क्योंकि अभी हमने ढूंढ करके उसको पता किया है। क्या हो जाएगा? बी। फिर लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न। क्या हो जाएगा? लर्न। और फिर सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट बाय अस। कोई प्रॉब्लम समझने में? फिर आगे देखिए, ही विल डू द वर्क केयरफुली बात नहीं करेंगे। एक बार समझ में आ गया ना, हमने कहा ना पूरी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर, जब तक मरोगे नहीं तब तक ये नियम आपके काम में आएगा। आप अपने बच्चों को भी सिखाओगे, बच्चों का पोतों को भी सिखाओगे। ही विल डू, सही बात है जी, he will do the work carefully, he will do the work carefully। अब इसमें ऑब्जेक्ट को डू ऑब्जेक्ट क्या है? the work, ध्यान दो, the work। फिर देखो डू, याद देखो, ध्यान दो, डू डिड सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में मौजूद है कि नहीं है? लगेगा कि है। क्यों? क्योंकि विल के बाद क्या लिखा है? डू। लेकिन यह सहायक क्रिया नहीं है, क्या है? मुख्य क्रिया है, क्योंकि विल सेल के बाद क्या आता है? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये डू सहायक क्रिया नहीं है, क्या है? मुख्य क्रिया। कंफर्म? अच्छा, मुख्य क्रिया है तो देखेंगे यह मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? डू का मतलब क्या होता है? करना, है ना? कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट में बात नहीं जी। फर्स्ट में मतलब क्या है? चार्ट में इज हमारे यहाँ बी, इज हमारे का प्रयोग नहीं कर सकते, इसका मतलब बी प्रयोग करना होगा और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म से पहले उसको लिखना होगा। द वर्क क्या है? एक बच्चन, इसलिए विल, फिर बी, और मुख्य क्रिया को किसमें बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में, डन। और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। या केयरफुली लिखना चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, केयरफुली बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। आप चाहो तो बाय हिम पहले भी लिख सकते हो, बाय हिम केयरफुली, ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत किसी को अगर हो तो पूछ सकता है। सभी को आ रहा है? आइए आगे देखते हैं। आर यू टेलिंग ए लाई? ध्यान दो, इसी को ध्यान में रखिए, हम बार बार आपको कह रहे थे कि प्लस वाली चीजें हमेशा कहाँ लिखेंगे? मुख्य क्रिया के पहले। आर यू टेलिंग ए लाई। अब सब्जेक्ट को क्या, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए लाई। सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया ए लाई। बात ना करो जी, मना कर रहे बात करने के लिए ना, ए लाई लिख दिया। अब देखेंगे सहायक क्रिया के रूप में डू डिड है कि नहीं है? है नहीं है। फिर क्या देखेंगे? मुख्य क्रिया को देखेंगे। मुख्य क्रिया क्या है? टेलिंग। टेलिंग कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। चार्ट में क्या है? प्लस बीइंग। चार्ट में आईएनजी फॉर्म में क्या है? नीचे उसके प्लस बीइंग, बीई आईएनजी है। तो इसका मतलब प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब जो सहायक क्रिया प्रयोग की गई है उन्हीं सहायक क्रियाओं को प्रयोग करना है और बीइंग को मुख्य क्रिया के पहले बढ़ा लेना है। तो जो सहायक क्रिया लगी हुई मतलब आर, आर का मतलब इज है, आर कर्ता के अकॉर्डिंग यूज कर देंगे। एलाई क्या है? एक वचन, इसलिए पहले क्या आ जाएगा? बीइंग को साथ में जोड़ के नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बीइंग को? मुख्य क्रिया से पहले। अब आगे बढ़े तो टेलिंग को क्या करने वाले थे? टोल्ड करने वाले थे, तो उससे पहले क्या लगा देंगे? बीइंग। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट बाय यू। प्रश्नवाचक? कोई प्रॉब्लम समझने में? आगे लिखो, he was not giving help। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हेल्प। गिव देखो यहाँ पर क्रिया के रूप में दिया गया है और हेल्प वहां पर नाउन है, तो हेल्प को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। अब डू डिड सहायक क्रिया के रूप में है? नहीं है। मुख्य क्रिया को देखेंगे, आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म का मतलब प्लस बीइंग, प्लस का मतलब जो सहायक क्रिया लगी हुई है उन्हीं में से यूज करना है। बीइंग को मुख्य क्रिया के पहले बढ़ा देना है। तो वाज है तो वाज वेयर, तो हेल्प के अनुसार वाज। नाट लगा है नाट। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिख देंगे? बीइंग। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म गिवन, और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट बाय हिम। कोई प्रॉब्लम समझने में? अब देखो ये परफेक्ट टेंस का उदाहरण, आई हैव रिटन द लेटर। आई हैव रिटन द लेटर। ऑब्जेक्ट को क्या करिए? सब्जेक्ट बनाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द लेटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द लेटर। फिर क्या करेंगे? डू डिड सहायक क्रिया को देखेंगे, है नहीं है। बार बार कह रहे सबसे पहला काम आपको यही है, डू डज डिड को खोजना। नहीं मिलेगा तब मुख्य क्रिया को ढूंढना है ना। तो मुख्य क्रिया क्या है? रिटेन। कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म चार्ट में क्या है? प्लस बी।
प्लस का मतलब जो सहायक क्रिया लगी हुई है उन्हीं में से यूज करना है, बीन को मुख्य क्रिया से पहले बढ़ा देना है। तो क्या लगा हुआ है हैव, हैव का मतलब हैज हैव, यहाँ लेटर क्या है एक वचन, इसलिए क्या लगाएंगे हैज। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा देंगे बीन, और पैसिव वॉइस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता ही है, तो रिटेन का रिटेन ही रह जाएगा, रिटेन। और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, आई करके आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है नहीं ना? आ जाएगा। प्रश्नवाचक भी उसका देख लीजिए, ये बात ना करो, प्रश्नवाचक भी उसका देख लीजिए। हैज ही किल्ड द स्नेक है, तो स्नेक को क्या करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर कर देंगे, क्या आ जाएगा द स्नेक। अब डू द डिड है नहीं है, मुख्य क्रिया को देखेंगे, मुख्य क्रिया क्या है किल्ड है। यह कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर ले लीजिए कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। चार्ट में क्या है प्लस बीन, चार्ट में क्या है प्लस बीन, तो प्लस से जानकारी हो गई कि क्या प्रयोग करना है, जो सहायक क्रिया लगी वही वही, और बीन को मुख्य क्रिया के पहले बढ़ा देना है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है हैज, तो इसका मतलब हैज हैव। स्नेक क्या है एक वचन, तो आप क्या लगाएंगे हैज, कहाँ लगाएंगे पहले लगाएंगे, क्योंकि हैज कहाँ लिखा हुआ है पहले, तो हैज द स्नेक। और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले क्या लिख देंगे बीन। आगे बढ़े तो किल्ड था, इससे पहले क्या लिखेंगे बीन। और पैसिव वॉइस के अनुसार मुख्य क्रिया क्या हो गया थर्ड फॉर्म में। और सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट बाय नेम, और अंत में प्रश्नवाचक। बात नहीं करेंगे, बाद में कोई दिक्कत हमसे पूछिए, आप भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत पूछो, है कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? फिर आगे देखो, चार रूल, बस जो चार रूल आपको करे, चाहे जैसा वाक्य हो आपको सिर्फ अप्लाई करना है, अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाएगा। देखो आगे, सी हैज नॉट वॉश द क्लॉथ बिफोर लंच टाइम। तो सब्जेक्ट क्या है सी, वॉश क्या है वर्ब है, और क्लॉथ क्या है ऑब्जेक्ट। बाकी जो जुड़ा हुआ है उसको जुड़ा रहने दीजिए, लास्ट में उसी तरीके से जोड़ के लिख दीजिएगा। तो पहला काम ऑब्जेक्ट को क्या करिए सब्जेक्ट बनाइए, क्या आ जाएगा द क्लॉथ, हो गया। अब डू द डिड है नहीं है, मुख्य क्रिया को देखिए, मुख्य क्रिया क्या है वॉश, कौन सा फॉर्म है थर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है थर्ड फॉर्म, मतलब चार्ट में प्लस बीन। तो प्लस का मतलब जो सहायक क्रिया यूज की गई वही यूज करना है, बीन को मुख्य क्रिया के पहले बढ़ा देना है। तो क्या हो जाएगा हैड नॉट बीन। और पैसिव वॉइस के नाते आपको क्या यूज करना है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज ही करना है वॉश। अब चाहे तो ए पे लगा दो बाई, सी का क्या हो जाएगा हर, और आगे जो बचा हुआ है बिफोर, सब कुछ उसी तरीके से जोड़ करके लिख दीजिए। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं ना? एक और वाक्य देख लीजिए, आई कैन डू इट। बात नहीं करना है, कोई दिक्कत लगे हमसे पूछना है, पहले बता देना आई कैन डू इट। ये टेंस का वाक्य नहीं है, टेंस के अतिरिक्त है ना? इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है इट, तो आपने क्या लगा दिया इट लगा दिया, लगा दिया। अब ढूंढेंगे डू द डिड सहायक क्रिया के रूप में है नहीं है, क्यों सहायक क्रिया के रूप में इसमें क्या है कैन। तब क्या ढूंढेंगे मुख्य क्रिया ढूंढेंगे, मुख्य क्रिया इसमें क्या है डू, कौन सा फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म। चार्ट में जाएंगे तो क्या मिला इज एम आर या प्लस बी, तो इज एम आर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कि ऑलरेडी इसमें कैन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या यूज करना होगा प्लस बी यूज करना होगा, प्लस का मतलब जो सहायक क्रिया लगी उसी को लगाना है, और मुख्य क्रिया के पहले भी बढ़ा देना है। तो क्या हो जाएगा कैन, और मुख्य क्रिया के पहले क्या हो जाएगा बी, और तीसरा रूल अप्लाई करना होगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन, और भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे जो है अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है, तो कोई भी वाक्य लेकर के आप आइए, हम आपको यहाँ पर हल करके दिखाएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। और जो कुछ विशिष्ट वाक्य होते हैं, जैसे हु को कैसे बनाते हैं, वाट अगर आ जाए कैसे बनाते हैं, या कुछ जो स्पेशल होते हैं, ठीक है, उनको कैसे बनाना है तो उसको कल के वीडियो में आप देखेंगे। और रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर कहीं भी आपको मिले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, आप उसको देखिए और हमारे फार्मूले को अप्लाई करके चेक कीजिए सही है या गलत, ठीक है।